हाय एवरीवन। आज से अर्जुन बैच स्टार्ट हो रहा है। अर्जुन बैच के बारे में जिनको नहीं पता है वो जाके अनाउंसमेंट वीडियो देख सकते हो, जो इसमें हमने अर्जुन बैच का अनाउंसमेंट किया है। वरना थोड़ा सा ब्रीफ मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। अर्जुन बैच हम एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए लेके आए हैं। और सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, ये फ्री है। और फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसमें कंटेंट में कोई कमी रखेंगे। हमारा कोई पेड बैच नहीं है, सिर्फ यही बैच है और ये फ्री है। और आप इसको फॉलो कर लो, 6-7 क्लास देख लो। इतना आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं दे पाएगा जितना हमने इस फ्री कोर्स के पीछे मेहनत की है। हमने दिन रात लग के इन स्लाइड्स को तैयार किया है, इन कंटेंट को तैयार किया है। एसएससी के लास्ट 5 सालों के पेपर्स को डीपली एनालिसिस करके हमने इसका कंटेंट तैयार किया है। आप आने वाले लेक्चर्स को जब फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई पेड बैच में अभी इतनी मेहनत नहीं करता होगा जितना हम आपको फ्री में कंटेंट देने वाले हैं। और अगर आप इस बैच को फॉलो करते हो तो आपका इस बार एसएससी एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन 100% होगा। हम इसमें कंप्लीट जीके कवर करेंगे टॉपिक वाइज। बिल्कुल एक तरह से मान सकते हो फाउंडेशनल बैच है। अभी हम हिस्ट्री कवर करेंगे, पहले हम हिस्ट्री कर रहे हैं, उसके बाद हम पॉलिटी करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स करेंगे, फिर साइंस करेंगे, करंट अफेयर करेंगे, इंग्लिश की पीवाईक्यू सीरीज लेके आने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। उसके अलावा इंग्लिश के इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स की वीडियो आएगी। तो इसी बैच के अंदर टोटली ये यूट्यूब पे रहने वाला है और फ्री रहने वाला है। स्टैटिक जीके हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एमटीएस एग्जाम के लिए। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा स्टैटिक जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो आप जाके वो कंप्लीट स्टैटिक जीके देख सकते हो। आपके जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या साथ में किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ से बाहर नहीं आएगा। और ये जो हमारा बैच है, सपोज आप एमटीएस के साथ में किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आप पेपर देने चले जाना। जो हम इस बैच में कवर करने वाले हैं वहाँ से बाहर नहीं आएगा। एमटीएस के लिए तो डेडिकेटली है ही है, साथ में सभी एग्जाम्स के लिए उतना ही यूजफुल है। आपको अगर कोई और एग्जाम साथ में लेके चल रहे हैं तो आपको अलग से कोई वीडियो देखने की नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सभी एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद, ऐसा नहीं है सिर्फ एमटीएस को एनालिसिस किया है, क्या क्या रिपीट हो सकता है, किस किस चीज़ को कराना चाहिए, कौन सा स्किप करना चाहिए, पिछले 5 साल के सभी पेपर्स को एसएससी के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस को तो अच्छे से डिटेल में एनालिसिस किया ही गया है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो आपका कंटेंट होगा वो हिंदी में भी देखने को मिलेगा, आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। आधा हम जो स्लाइड बनाई है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्लाइड है। ठीक है, हाँ मैं कुछ चीज़ें जो एडिशनल अगर आपको कराऊंगा तो वो थोड़ा सा, मेरा इंग्लिश मीडियम है तो मैं वो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, लेकिन 90% आपको कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। जो मैंने ट्राई किया है कि ज़्यादातर चीज़ें मैं स्लाइड पर लेके आ जाऊँ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ में कराने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं 2-4 बातें जो एडिशनल बताई बताई जाती हैं, तो उतना थोड़ी सी आप मेहनत करके, वैसे तो आपको उसकी हिंदी में बता दूंगा अगर मुझे आती होगी तो, और नहीं आती होगी तो आपको आती होगी, आपको भी नहीं आती होगी तो आप उसे हिंदी में गूगल वगैरह से देख सकते हो। ठीक है, बस लेकिन वो 2-4 वर्ड ही होंगे जो मैं इंग्लिश में कराऊंगा, वरना आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। आज से हम अपनी हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और हिस्ट्री का हमारा लेक्चर 1 है। इस लेक्चर में हम हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा एंड में। कैलकोलिथिक जो एज थी उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मेन हमारा स्टोन एज रहेगा, कैलकोलिथिक एज तो बहुत छोटा सा है तो वो मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। तो इस लेक्चर में हम हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जस्ट स्टोन एज के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैलकोलिथिक एज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन क्लासेस की पीडीएफ कैसे मिलेगी वो मैं आपको इस लेक्चर के एंड में बता दूंगा। तो चलिए, काफ़ी बड़ा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम अपना लेक्चर शुरू कर लेते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर था इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम लिया, आगे से हम इतना टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कराएं, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझें, तो देखो सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, हिस्ट्री ना एक हिस्टोरिया वर्ड था। कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले, ठीक है, एक हिस्टोरिया वर्ड था जो कि ग्रीक वर्ड था, यहाँ से आपका निकल के आया, क्या निकल के आया, हिस्ट्री निकल के आई। हिस्ट्री वर्ड किससे बना है, हिस्टोरिया ग्रीक वर्ड से बना है। हिस्टोरिया का बेसिकली मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना या पास्ट नॉलेज। इसका मतलब पास्ट नॉलेज भी होती है। अब जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पास्ट की नॉलेज ही तो पढ़ रहे हैं,
कि हमसे पहले जो लोग रहते थे, आज से 10 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सारी चीज़ें हमें एक तरह से पास्ट की नॉलेज मिल रही है। तो बेसिकली हम हिस्ट्री के अंदर पास्ट की नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, इंक्वायरी कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है, तो वो यही काम करता है कि कोई बिल्डिंग वगैरह मिली कहीं कुछ, यहाँ पर जैसे अभी एक कोई जगह थी, शॉर्ट्स में मैं देख रहा था, वहाँ पे वो घर बना रहे थे, नीचे एक बिल्डिंग मिली थी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कोई साइट डिस्कवर होती है, तो वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करता है। कार्बन डेटिंग से ये देखा जाता है कि वो कितना पुराना है, कितना पुराना नहीं है। तो ये बेसिकली हम सब हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ये जनरली जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, पेपर में इतना कुछ नहीं आता। देखो हिस्ट्री डिपेंड, अभी देखो अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है, तो हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ ना, हिस्ट्री के सोर्सेज, हिंदी में जिसको स्रोत बोलते हैं, स्रोत के बारे में बात करें तो दो स्रोत होते हैं, एक तो लिटरेरी सोर्स, एक नॉन लिटरेरी सोर्स। अब ये क्या होता है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये जनरली पेपर में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको नॉलेज, अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ भी सकता है, अगर एग्जामिनर का मन करे कि नॉन लिटरेरी सोर्स क्या होता है, लिटरेरी सोर्स क्या होता है, एग्जाम्पल दे दे और पूछ ले। लेकिन वो जानता है कि यार बच्चा इतना तो होशियार होता ही है, उसे पता ही होता है कि लिटरेरी सोर्स क्या है, नॉन लिटरेरी सोर्स क्या है, तो जनरली नहीं पूछता है। देखो, नॉन लिटरेरी सोर्स हो गया, जैसे हमें कहीं से कॉइन मिल गए, सिक्के मिल गए, तो हमें लगा कि हाँ यार यहाँ पे और कुछ लोग रहे हैं, तभी तो हमें कॉइन्स मिले हैं, और कॉइन्स में किसी रूलर की हमें इमेज मिली, तो हमें पता चलता है कि अच्छा इस रूलर की इमेज यहाँ भी मिली है, वहाँ भी मिली है, मतलब ये इस रूलर का संबंध कहीं ना कहीं यहाँ से भी था और वहाँ से भी था, दो जगह से अगर मिला, सेम हमें कॉइन देखने को मिले। जैसे कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा, तो वहाँ पे बहुत सारी साइट्स थी, और हमने फिर उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही क्यों कंसिडर किया, क्योंकि सभी साइट्स पर कुछ ना कुछ सिमिलर बातें थी। जैसे सभी साइट्स दो दो रीजन में डिवाइड थी, जो सील थी वो सेम मिली कई जगह, तो बहुत सारी सिमिलरिटी थी, तभी तो हमें पता चला कि ये सारी जो साइट हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हैं, या एक टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं, और कार्बन डेटिंग से उसका पता भी लगाया जाता है कि कितनी पुरानी है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमें नॉन लिटरेरी सोर्स, हमारे कॉइन हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, जो हमारे इंस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है, जस्ट समझ लो और थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि आपको भी नॉलेज होनी चाहिए इन सब के बारे में। मॉन्यूमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, हमारा मॉन्यूमेंट्स है या आर्कियोलॉजिकल कुछ रिमेन्स मिलते हैं, वो सारे हमारे नॉन लिटरेरी सोर्स में आते हैं। लिटरेरी सोर्स में जो हमारे कुछ हमें बुक्स वगैरह मिली, कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिनको हम पढ़ के समझ पाएँ, कुछ हमारे टेक्स्ट हैं, जैसे कि हमारे बुद्धिज्म के टेक्स्ट मिले हैं, हमें बहुत सारे टेक्स्ट मिले हैं जो, जहाँ से हमें पता चला है कि लोग कैसे जीवन, हमारी जो वैदिक एज के टाइम पे हमने ऋग्वेद वगैरह जो कंपाइल किए, वो टेक्स्ट सारे हैं, वो लिटरेरी सोर्स में आते हैं। ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे हैं उनको हम डिकोड ही नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जैसे अगर उसके बारे में भी बात किया जाए, तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो भी समझ लो थोड़ा सा। देखो हिस्ट्री को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है प्री हिस्ट्री में, हाँ थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखता हूँ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। एक हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है प्री हिस्ट्री में, एक हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है प्रोटो हिस्ट्री में, ठीक है, एक हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है हिस्ट्री में। मतलब हिस्ट्री को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। प्री हिस्ट्री क्या है, जहाँ पर हमें जो राइटिंग थी वो हमें ऐसा माना जाता है कि इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी, या हमें कोई राइटिंग का एविडेंस ही नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला हमें, कि मतलब कुछ ऐसा टेक्स्ट वगैरह, कुछ इंस्क्रिप्शन वगैरह हमें मिला ही नहीं। तो हम ये मानते हैं कि उस वक्त के लोगों को राइटिंग की नॉलेज ही नहीं थी। ठीक है, जब हमें ऐसा कभी कहीं कुछ तो मिलता, तो प्री हिस्ट्री के टाइम पीरियड, हम उस टाइम पीरियड को मानते हैं जहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो 2 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी की बात करें, क्योंकि 2500 बीसी के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया था। तो अगर मैं 2 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी तक की बात करता हूँ, लिख लो यहाँ पे प्री हिस्ट्री में 2 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी का जो मेरा टाइम पीरियड है, उसे मैं प्री हिस्ट्री में कंसिडर करता हूँ। प्री हिस्ट्री में हम उसे कंसिडर क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कुछ वहाँ पर रिटन एविडेंस मिले ही नहीं हमको। फिर हमने अपने मन में ये अनुमान लगा लिया, जो हिस्टोरियंस थे, कि उस वक्त लोगों को जो राइटिंग थी वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी, और राइटिंग की नॉलेज ही नहीं थी। ठीक है, इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। ठीक है, और हमें प्री हिस्ट्री में लोग रहते थे, उसके कैसे पता चला कि जब राइटिंग इंट्रोड्यूस नहीं थी, तो जैसे मैंने बताया कि नॉन लिटरेरी सोर्स से मिला, जैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, जैसे स्टोन टूल मिले, पोट्री वगैरह मिली हमें। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चला कि लोग रहते तो थे, लेकिन उन्हें
नॉलेज नहीं थी, मतलब राइटिंग की, लेखन की क्या थी उन्हें, मतलब उन्हें नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था, ये चीज़ पता होना चाहिए। प्रोटो हिस्ट्री एक तरह से मान सकते हो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री का ट्रांजिशन वाला फेज है, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, प्रोटो हिस्ट्री में हम वो टाइम पीरियड रखते हैं जहाँ पर लोगों ने टेक्स्ट की नॉलेज तो थी और टेक्स्ट हमें मिले भी हैं, हमें टेक्स्ट के एविडेंस भी मिले हैं, लेकिन उस टेक्स्ट को हम डिकोड नहीं करा पाए, मतलब कर पाए, डेसिफर नहीं कर पाए, मतलब हिस्टोरियंस उस टेक्स्ट को समझ ही नहीं पाए कि इस टेक्स्ट का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो हमने समझ लिए, पढ़ लिए, जो टाइम पीरियड का टेक्स्ट हम समझ ही नहीं पाए, हमारे समझ में ही नहीं आया कि ये टेक्स्ट क्या लिखा है, इसमें क्या कहना चाह रहा है, तो वो टेक्स्ट उस वाले जो हमारा टाइम पीरियड था उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। और हिस्ट्री हमारी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से जो हमारे टेक्स्ट वगैरह मिले उनको हम डिकोड कर पाए, मतलब हम का मतलब हिस्टोरियंस डिकोड कर पाए कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली कर पाए, बट हाँ कर पाए, धीरे धीरे समझ पाए बहुत सारी चीज़ों को मिला जुला के कि हाँ ये इसका मतलब ये हो सकता है, ये यहाँ पे ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। तो आज हमारा लेक्चर बेसिकली प्री हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। प्री हिस्ट्री मतलब जो हमारा टाइम पीरियड है 2 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा अगर हम जैसे जनरली जो हमारी किताबों में हिस्ट्री होती है और जैसे हम उसको कवर भी करने वाले हैं इस लेक्चर में, वो हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट में जहाँ से हमें नॉलेज हुई, जहाँ से हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले, जहाँ से हमें कुछ एविडेंस मिले, वहाँ से लेके 7th सेंचुरी एडी तक का जो टाइम पीरियड था, जो 7th सेंचुरी एडी तक का मेरा टाइम पीरियड था, उसको मैंने डिवाइड की, उसको मैंने भाग मतलब डिवाइड किया है एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में, ठीक है। उसके बाद मीडिएवल इंडिया मेरा शुरू होता है जब हमारा इस्लामिक इन्वेजन हुआ था 712 एडी में, तो मतलब एट्थ सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, मतलब ब्रिटिश के अराइवल से पहले का, वो टाइम पीरियड में मीडिएवल इंडिया में, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम मुगल पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो ये सारा जो टाइम पीरियड था मेरा मीडिएवल इंडिया का टाइम पीरियड था। उसके बाद जो हमारा जो ब्रिटिशर का आगमन हुआ, जो ब्रिटिश रूल जहाँ से स्टार्ट हुआ 18th सेंचुरी से, मैं क्या किस में डिवाइड कर देता हूँ, 18th सेंचुरी से मैंने डिवाइड किया है मॉडर्न हिस्ट्री। हमने किस में डिवाइड कर दिया हिस्ट्री को, क्या बोला हमने, मॉडर्न हिस्ट्री बोला। और अभी तक हमारी मॉडर्न हिस्ट्री ही चल रही है। अभी ये जो चीज़ें हो रही हैं, अभी एआई आ गया और चीज़ें हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, वो सब मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा। कहाँ से लेके 18th सेंचुरी से लेके, ठीक है। आपने देखा होगा 1757 का जो एक तरह से आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, वहाँ से एक तरह से ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है। वो सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में, टोटल हमारे हिस्ट्री के 26 लेक्चर होंगे अप्रॉक्स, अभी के हिसाब से मैंने जो जिस हिसाब से मैं कराने वाला हूँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम ये जो कवर करेंगे सारा धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब हम थोड़ा सा, हमारा हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हो गया, तो आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं लगभग हमारे 9 से लेकर 10 लेक्चर एंशियंट हिस्ट्री के होंगे। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद मीडिएवल हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री से आज के टाइम में बहुत सवाल बनते हैं, तो अच्छे से पढ़ना। आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। देखो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो जो एंशियंट हिस्ट्री के लोग थे ना, वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड थे, वो हंटिंग गैदरिंग, हंटर करना, गैदर करना, मतलब हंटिंग करना। अब हंटिंग किससे करते थे उस वक्त, कुछ उस टाइम पर स्टोन एज के टाइम पे कुछ हमारे मेटल्स वगैरह लोगों को नहीं पता चला था, मेटल्स वगैरह उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे स्टोन एज में, ठीक है। क्योंकि टाइम पीरियड बहुत है, आप देखो तो 2 लाख बीसी से लेके यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड है 2500 बीसी तक आपकी स्टोन एज चली है। तो धीरे धीरे यहाँ तक आते आते 2 लाख बीसी से लेके अब लगाओ कितना टाइम हो गया। अच्छा चलो आपको बीसी और एडी समझा देता हूँ पहले, क्योंकि बीसी और एडी कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि बीसी और एडी है क्या, ठीक है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, हमें बीसी एडी पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं एक टाइम लाइन बनाता हूँ, यहाँ पर मैं 0 ईयर्स मान के चलता हूँ। यहाँ पर जब मैं 0 ईयर्स मानूंगा, तो यहाँ पर 0 ईयर कब माना जाता है, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट बॉर्न जब हुए तो उसको 0 ईयर माना जाता है। यहाँ से अगर मैं इधर जाऊँगा, मॉडर्न टाइम की तरफ आऊँगा, तो उसको कंसिडर किया जाता है 1 AD, 2 AD, 3 AD, 4 AD,
ठीक है, इस तरह से 500 एडी, इस तरह से आपकी ईडी चलती है। और इनके वर्थ से अगर मैं इधर की साइड जाता हूँ तो हमारा अपोजिट चलता है। यहाँ से शुरू होगा 1 BC, 2 BC, 3 BC, मतलब इस तरह से ऐसे टाइम पीरियड चलता है, लेकिन वो अपोजिट चलता है। अब अपोजिट का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे अगर कोई कोई एक इंसान, कोई घटना हुई 1 AD में, एक घटना हुई 500 AD में, यहाँ पे मैं चलो 500 BC लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये बताओ घटना कौन सी पुरानी है, इधर कौन सी घटना पुरानी है? जो 1 AD में हुई है वो घटना पुरानी है, 500 AD में हुई है वो घटना एज कंपेयर टू जो 1 AD में हुई है उससे नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना, मतलब जो नंबर में ज़्यादा होगा, जैसे एक कोई इंसिडेंस हुआ 500 BC में, ठीक है, एक इंसिडेंस हुआ 1 BC में, तो 1 BC मेरे ज़्यादा क्लोज है एज कम, मतलब 1 BC का जो टाइम पीरियड है वो कम होगा, 500 BC का ज़्यादा होगा, तो इधर अपोजिट चलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और देखो एक और चीज़, अभी कुछ बुक्स ने चेंजेस करना शुरू कर दिए, बहुत सारी डिबेट है उनके पीछे, हम नहीं जाएंगे। वहाँ पर एडी को अभी सीई लिखा आता है, तो कभी कंफ्यूज मत होना। एडी का मतलब वैसे होता है एनोडोमनी, एनोडोमनी, ठीक है, और सी का मतलब अभी जो है कॉमन एरा है। बेसिकली बहुत सारे लोग मानते हैं कि हम क्यों जीसस क्राइस्ट को माना है, ठीक है, वो सारी चीज़ों में नहीं जाते, बट यहाँ पर अभी एडी को सीई बोला जाता है और बीसी को बीसीई बोला जाता है। देखो ये बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, बट यहाँ बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो इस चीज़ के बारे में कभी कन्फ्यूजन में मत रहना, है ना। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर मैं इसको रफ करता हूँ। अभी हमने क्या स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था अपना स्टोन एज। स्टोन एज के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना स्टोन एज डिस्कस कर रहे थे। तो देखो स्टोन एज हमारा क्यों बोला जाता है ये तो मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे जो लोग यूज करते थे या डिपेंडेंट थे स्टोन के ऊपर थे, पत्थरों के ऊपर थे हंटिंग के लिए। वो बाद में रहने भी लगे तो केव के अंदर रहने लगे, बहुत जगह से बहुत सारे लोग बड़े बड़े पत्थरों का यूज करके बोरियल्स बनाते थे। तो ये सब लोग कहाँ किस पर डिपेंड थे, मैक्सिमम स्टोन पर डिपेंड थे, इसलिए हम इसको स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं स्टोन एज के बारे में। अब स्टोन एज को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक है पैलियोलिथिक, एक है मीसोलिथिक, एक है नियोलिथिक। पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है 5 लाख BC से लेके 12,000 BC तक यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। मीसोलिथिक का यहाँ पे टाइम पीरियड 12,000 BC से लेके 10,000 BC तक कंसीडर किया जाता है। नियोलिथिक का टाइम पीरियड 10,000 BC से लेके 1,000 BC तक यहाँ पर इसका टाइम पीरियड कंसीडर किया जाता है। पैलियो का मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओल्ड होता है, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। पैलियो का मतलब ओल्ड, तो सबसे पुरानी पैलियोलिथिक हो गई। फिर मीसो का मिडिल होता है मतलब, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको यहाँ पर ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं पैलियोलिथिक को, ध्यान रखना, क्योंकि ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है, पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। उसके बाद मीसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज भी बोला जाता है, क्योंकि मीसो का मतलब मिडिल होता है। नियो का मतलब यहाँ पे न्यू होता है, इसलिए इसे न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है। लिथिक का मतलब स्टोन होता है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। मैंने टाइम पीरियड भी लिख दिया, तो कभी कभी टाइम पीरियड पेपर में पूछ लेता है, कभी एसएससी अगर आपसे टाइम पीरियड पूछे तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो पीलियोलिथिक, पैलियोलिथिक का हमने पढ़ा, पैलियो का मतलब यहाँ पे ओल्ड है और लिथिक का मतलब स्टोन है, ये मैं अभी आपको बताया। जैसे हमने प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, ऐसे ही पैलियोलिथिक को भी, अब पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है आप देखोगे यहाँ पे, अ, अगर मैं पीछे जाके दिखाऊं तो 5 लाख BC से लेके 12,000 BC अपने आप में बहुत बड़ा टाइम पीरियड है ये। तो 5 लाख BC से लेके 12,000 BC को भी अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला डिवाइड था अर्ली पैलियोलिथिक, जो कि आपका टाइम पीरियड था 5 लाख BC से लेके 50,000 BC। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब जैसे एक साइट है बेलन वैली, ये यहाँ पर एविडेंस है, ये अर्लीस्ट साइट है आपकी पैलियोलिथिक की, तो ये आपको पता होना चाहिए। बेलन वैली कभी कभी पूछ लेता है कि पैलियोलिथिक साइट है कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, ये केव और रॉक शेल्टर्स थी, मतलब यहाँ पे लोग अपना, मतलब केव थी, रॉक थे, तो एक तरह से लोग अंदर रहते थे। बाद में पहले तो लोगों को नहीं समझता, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि बारिश वगैरह से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम इसमें अंदर रह सकते हैं, कैसे हम एनिमल्स वगैरह से बच सकते हैं, क्योंकि उस वक्त भी जो आपके एनिमल्स होते थे वो भी खतरनाक होते थे, वो भी ह्यूमंस को खा जाते थे। धीरे धीरे चीज़ें एक साथ तो हम डेवलप नहीं हुई, लेकिन 5 लाख BC से लेकर 50,000 BC तक जाओगे तो बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अभी धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा। उसके बाद
पैलियोलिथिक साइट है एक आपकी पाटने, यहाँ से पैलियोलिथिक टाइम से मतलब उतना पुराने टाइम से ऑस्ट्रिच का भी एविडेंस मिलता है। ये पाटने जो साइट है ये महाराष्ट्र में है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ऑस्ट्रिच का एविडेंस किस साइट से मिला है, तो पाटने साइट से मिला है, ये अर्लीस्ट एविडेंस है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद हमारा एक तो हमने अर्ली में बात था, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक, और यहाँ पर ये है हमारा लेटर पैलियोलिथिक। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक की, तो 50,000 बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक का जो हमारा टाइम पीरियड है उसे हम मिडिल पैलियोलिथिक में कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे लोगों ने क्या करना शुरू किया, फ्लैग टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दिया, ब्लेड्स बनाने लग गए, मतलब पत्थर को घिसते घिसते फ्लैग टेक्नोलॉजी का एकदम नुकीला कर लेना। क्योंकि पहले जो अर्ली पैलियोलिथिक में यूज कर रहे थे वो बड़े बड़े पत्थर जैसे नॉर्मल पत्थर होते थे वैसे ही पत्थर यूज कर रहे थे, लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक 50,000 बीसी तक जब लोग आए तो वो पत्थरों को छोटा करने लग गए, पत्थरों को नुकीला करने लग गए, फ्लैग टेक्नोलॉजी, ब्लेड्स वगैरह इन सब का यूज करने लग गए। तो इनको घिस घिस के पतला करने लगे, मतलब ब्लेड्स का मतलब पतला कर देना एकदम, जिससे कि हंटिंग करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लैग टेक्नोलॉजी का यूज देखने को मिला। एक बार पेपर में पूछा भी गया था फ्लैग टेक्नोलॉजी का कहाँ पर यूज करना शुरू हुआ था, किस एज में, तो पैलियोलिथिक में यूज हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक में। अगर डेप्थ देखो नॉर्मल पूछेगा तो पैलियोलिथिक ऑप्शन में देगा, मेसोलिथिक देगा, और अगर थोड़ा टफ बनाएगा तो तीनों दे देगा कि अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, लेटर पैलियोलिथिक, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो होमो सैपियंस का एविडेंस मिला वो लेटर पैलियोलिथिक एज से मिला, जो कि हम कंसिडर करते हैं 40,000 बीसी से लेके 12,000 बीसी का जो टाइम पीरियड है। तो जो हमारा होमो सैपियंस का एविडेंस है वो कहाँ से कब से देखने को मिला है, हमारा यहाँ पर हमारा लेटर पैलियोलिथिक से देखने को मिला है। ठीक है, होमो सैपियंस के जो साक्ष्य मिले हैं ये ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद जो आपकी भीमबेटका कैप्स हैं वो भी आपका लेटर पैलियोलिथिक की साइट है, अर्लीस्ट साइट है एक तरह से। और यहाँ पर ये जो सबसे पहले तो आपको ये से पता होना चाहिए कि मध्य भीमबेटका कैप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। डिस्कवर की गई थी BS बाकनकर के द्वारा 1957 में। इससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि भाई इस तरह की भी कोई केव है। भीमबेटका केव जो आपकी साइट है वो कब की है, पैलियोलिथिक की है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अब हमारा पैलियोलिथिक हो गया। ठीक है, जहाँ पर हमने टाइम पीरियड कितना माना था अपना, 5 लाख बीसी से लेके 12,000 बीसी तक का हमने टाइम पीरियड में उसको रखा है। ठीक है, कुछ बुक्स के अलग भी रखते हैं, अलग तरह से भी वो टाइम पीरियड को कंसिडर करते हैं, बट मैं यहाँ पर वो टाइम पीरियड करा रहा हूँ जो SSC मानता है। ठीक है, SSC और हमारा रेल भी यहाँ पर मानता है, वो मैं यहाँ पर टाइम पीरियड यहाँ पर कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का हमारा जो टाइम पीरियड था उसको हम मीसोलिथिक बोलते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये हमारा एक ट्रांजिशन फेज था, और यहाँ पर बहुत सारा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जो ये 12,000 बीसी से लेके आपका 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट था, बहुत सारा। मतलब जो पैलियोलिथिक था आपका पैलियोलिथिक और आपका आने वाला नियोलिथिक का एक तरह से ट्रांजिशन फेज था, क्योंकि इससे पहले कौन सा फेज था, पैलियोलिथिक था। पैलियोलिथिक था, इसके बाद कौन सा आया हमारा, ये वाला मीसोलिथिक आया। तो जो बीच का होता है उसे ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं ना, ये तो आपको पता होगा। इसके बाद नियोलिथिक आता है। तो यहाँ पर मीसोलिथिक में आपको देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लोगों ने जो सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी मात्रा में टूल यूज होता था वो उसको बोलते थे माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, और लिथ का मतलब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लिथ का मतलब होता है स्टोन, लिथिक हो, लिथ हो, इसका मतलब क्या होता है, स्टोन होता है। तो बेसिकली स्मॉल जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब पत्थरों के छोटे छोटे टूल्स का यहाँ पे यूज देखने को मिला है। कभी पूछे कि एकदम जो फाइनली रॉक होती थी ना, एकदम फाइनली उसे ग्रेंड कर दिया जाए, घिस दिया जाए अच्छे से, ठीक है, नुकीले बना दिए जाए, उसका यूज कहाँ पे मिला है, माइक्रोलिथ का। अगर आपसे कभी पूछे कि माइक्रोलिथ टूल्स का जो यूज मिला है, ठीक है, वो कहाँ पर मिला है, तो वो मिला है आपको मीसोलिथिक में। मीसोलिथिक जो टाइम पीरियड था वहाँ पर। और बेसिकली इसका जो यूज़ था वो किसके लिए होता था, तो वो तो आपको पता है कि जो बर्ड्स वगैरह होती थी, बर्ड्स होते थे, एनिमल्स होते थे, उनके हंटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर माइक्रोलिथ का, जैसे देखो माइक्रोलिथ जो स्टोन टूल्स हैं वो आपके मिले तो कई साइड से हैं, लेकिन सबसे पहले किस साइड से मिले थे, अर्लीस्ट एविडेंस की अगर कभी पेपर में पूछ ले तो जो इस टूल का अर्लीस्ट एविडेंस मिला है, माइक्रोलिथ टूल्स के जो अर्लीस्ट एविडेंस मिले थे, हमारी जो सबसे पहले एविडेंस मिले कहाँ से मिले, मिर्ज़ापुर से मिले थे।
अब मिर्ज़ापुर तो सभी को पता होगी क्योंकि बहुत फेमस वेब सीरीज है मुन्ना भैया। ठीक है, यहाँ पर मिर्ज़ापुर यूपी से थे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर इस एज की, जो आपका मेसोलिथिक एज था, इस टाइम पीरियड की मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं जिसको, यहाँ पे लिख लो मीसोलिथिक को क्या बोलते हैं, मिडिल स्टोन एज भी इसको बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट थी जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है वो वैगौर थी, कहाँ पर है, राजस्थान में। और यहाँ से हमें एविडेंस भी मिलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो, हमको जो एविडेंस मिला डोमेस्टिकेशन का वो उधर तो नहीं मिला जो हमारा पैलियोलिथिक वाला टाइम पीरियड था, मीसोलिथिक वाले टाइम पीरियड में मिला। अब देखो उसकी बात बताता हूँ, धीरे धीरे क्या हुआ, पहले जो एनिमल्स थे वो बहुत कम थे, ना के बराबर थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जो आपका क्लाइमेट चेंज होने लगा, आपका क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज होने लगा। क्लाइमेट मतलब पहले ठंडा बहुत था, धीरे धीरे क्या होने लगा, क्लाइमेट वार्म होने लगा। जब क्लाइमेट वार्म होने लगा तो बहुत सारे ग्रास लैंड हो गए, मतलब घासें उगने लगी। तो जब ग्रास लैंड हो गए तो एनिमल का जो सर्वाइवल रेट था वो बढ़ गया। और जब एनिमल का सर्वाइवल रेट बढ़ गया, जीने की जो उनकी वृद्धि बढ़ गई, जब ज़्यादा एनिमल्स होने लगे तो लोगों ने एनिमल्स का हंटिंग तो करते ही करते थे, साथ में लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया गया। ठीक है, अगर आप देखते हो तो एक आदमगढ़ साइट है मध्य प्रदेश में, यहाँ से भी हमें साक्ष्य मिलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि आदमगढ़ साइट किस स्टेट में, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में। यहाँ पर अगर आप डोमेस्टिकेशन देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिकेशन देखने को मिलेगा वो वाइल्ड डॉग का आपको देखने को मिलेगा, और आपका सिप का देखने को मिलेगा, आपको आपको गॉट का यहाँ पर डोमेस्टिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एनिमल्स का जो डोमेस्टिकेशन है वो इसलिए भी बढ़ा क्योंकि टेम्परेचर वार्म हुआ, एनिमल्स का जो सर्वाइवल रेट था वो बढ़ गया, एनिमल्स धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो लोग क्या करने लग गए, उनको उनका डोमेस्टिकेशन देख करने लग गए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। इसी एज में, मीसोलिथिक एज में, लोग एनिमल्स को मार के उनकी खाल को लपेटते थे अपनी बॉडी से। जैसे अभी आप कपड़े पहनते हो, पहले लोग एनिमल की जो खाल होती थी ना, जो स्किन होती थी, उसको अपने शरीर को ढकने के लिए यूज किया जाता था, तो वो भी मीसोलिथिक एज में ही यूज करते थे। और देखो यहाँ पे डोमेस्टिकेशन तो शुरू हुआ ही हुआ, साथ में आपको यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्शन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्रॉप का उगना, एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हुआ। लोग बाग नहीं करते थे, लेकिन नेचुरली होना शुरू हो गया था यहाँ पर। जैसे उस वक्त लोगों को नॉलेज नहीं थी, लेकिन हाँ नेचुरली यहाँ पर, जैसे आपका भीट हो गया, गेहूं हो गया, भीट हो गया, बारले हो गया, हिंदी में शायद बाजरा बोला जाता है, चावल हो गए, ये नेचुरली ग्रो होना शुरू हो गए। अभी इसको इंसान नहीं करते थे, एग्रीकल्चर का जो इंसान किया वो न्योलिथिक एज में आके किया है, जो कि नेक्स्ट एज है। लेकिन हाँ नेचुरली होना शुरू हो गए थे, ये ध्यान रखो। यहाँ पर लोगों को आर्ट पेंटिंग की भी नॉलेज हो गई थी, क्योंकि यहाँ से हमें जो एविडेंस मिलते हैं, रॉक आर्ट के भी काफ़ी एविडेंस मिलते हैं। एक सेकेंड, इस एज से, जो मीसोलिथिक एज थी, यहाँ से हमें क्या मिलता है, रॉक आर्ट के भी एविडेंस मिलते हैं। किसके एविडेंस मिलते हैं हमें, रॉक आर्ट के भी एविडेंस मिलते हैं। 150 प्लस आर्ट हमें मिली हैं जो कि मीसोलिथिक एज से बिलोंग करती हैं। जैसे उनमें से एक भीम बेटिका केव है, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, मैंने आपको पढ़ाया। सुंदरगढ़ एक केव थी। ठीक है, तो कभी आपसे पूछ ले सुंदरगढ़ भीम बेटिका केव, यहाँ पर क्या मिला आपको, इनकी जो ये केव वगैरह थी, यहाँ पर इनकी जो दीवारें थी वहाँ पर पेंटिंग देखने को मिली। ठीक है, तो ये किस टाइम पीरियड की बात है, मीसोलिथिक एज की बात है। तो ये हमारा सारा जो टाइम पीरियड है, सारी चीज़ें हैं वो किसकी हैं, मीसोलिथिक की। अब मीसोलिथिक के बाद हमारा कौन सा आ जाता है, नियोलिथिक आ जाता है। नियोलिथिक में तो बहुत सारे चेंजेस आए, इसी में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन उभर के आया, बहुत सारी चीज़ें नियोलिथिक में हुई। तो एक तरह से नियोलिथिक से तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी हमारे पास लिटरेरी सोर्स भी हैं, नॉन लिटरेरी सोर्स भी हैं। ठीक है, उसके भी हैं लेकिन उसके कम है। लेकिन नियोलिथिक तो एकदम से चेंज हो गया, न्यू स्टोन एज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे नियो का मतलब मैंने लिखा भी हुआ है, न्यू होता है, लिथिक का मतलब स्टोन होता है। तो नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज भी हम इसको बोलते हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और यहाँ पर लोग आते आते, इस एज तक आते आते, अब लगाओ 5 लाख BC से लोग कहाँ आ गए, आपका 10,000 BC पे लोग आ गए। अब यहाँ तक लोग आते आते, मतलब 4,90,000 साल बाद, लोगों को धीरे धीरे, पहले हंटिंग पे डिपेंड थे, अब लोग हंटिंग पे तो अभी भी डिपेंड थे, लेकिन लोग थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हुए किस पर,
बताओ जल्दी। फूड प्रोड्यूस करने पर। लोग फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए। मतलब पहले तो हंटिंग करके फूड को क्या करते थे, फूड गैदर करते थे। अभी क्या करने लग गए, एग्रीकल्चर के एविडेंस हमें यहाँ से मिलते हैं, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पर फूड प्रोड्यूसर बन चुके थे। इस एज तक आते आते लोगों को एग्रीकल्चर की समझ आ गई थी। यहाँ तक आते आते 4,90,000 सालों बाद लोगों को किसकी समझ आ गई, फूड प्रोड्यूस करने की समझ आ गई थी कि भाई कैसे करना है। ठीक है, यहाँ से हमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस मिलती हैं, एविडेंस मिलता है। जैसे हमारी अगर देखें तो एक साइट है मेहरगढ़, यहाँ मैंने लिखा भी है, जो कि बलूचिस्तान है। यहाँ पर हमें एविडेंस मिला घर का। पहले तो लोग रॉक शेल्टर्स ऐसी जगह पर रहते थे, लेकिन हमें घर के एविडेंस भी मेहरगढ़ साइट से मिलते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन का, जैसे व्हीट हो गया, कॉटन हो गया, कॉटन का हमें जो एविडेंस मिला वो मेहरगढ़ साइट से मिला। नियोलिथिक टाइम पीरियड की बात है। तो यहाँ से लोगों को कॉटन, और कॉटन का जब प्रोडक्शन हुआ तो कॉटन और वुल, ऊन के कपड़े बनाने लग गए लोग। पहले स्किन वगैरह से, अपने जो एनिमल की स्किन होती थी उससे अपनी बॉडी को ढकना शुरू किया धीरे धीरे। फिर उसके बाद लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन किया, क्रॉप प्रोडक्शन करने में उन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया, कॉटन को प्रोड्यूस किया, वुल को प्रोड्यूस किया। तो उनको प्रोड्यूस करने के बाद उसके कपड़े बनाने लग गए। तो यहाँ पर देखोगे तो नियोलिथिक में बहुत सारे चेंजेस देखने को आपको मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने। कभी आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर का एविडेंस कहाँ से मिला, तो एग्रीकल्चर देखो, मीसोलिथिक में मैंने बताई थी, मीसोलिथिक में एग्रीकल्चर नेचुरली हो रही थी, गेहूं अपने आप हो रहा था, उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने वो खाया होगा, देखा होगा, फिर कोई बीज डाला होगा, बहुत लंबा प्रोसेस था वो। लोगों को फिर पता चल गया कि हाँ इस तरह से हम गेहूं कर सकते हैं, इस तरह से हम चावल को उगा सकते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को इस चीज़ की क्या हुई, समझ हुई। ठीक है, तो लोगों ने जो एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। अब लोग सिर्फ हंटिंग तक डिपेंड नहीं थे, हंटिंग पे कि भाई हंटिंग करेंगे, फूड को गैदर करेंगे तभी खाएंगे। अब लोग किस पर डिपेंड होने लग गए, उस पर तो डिपेंड थे ही थे हंटिंग पे, बट धीरे धीरे शिफ्ट किस पे हो गए, क्रॉप पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने लग गए। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हमें डोमेस्टिकेशन भी पता चलता है। जैसे एक कश्मीर की साइट है थी, मुझे अभी एग्जैक्टली तो यार नाम नहीं आ रहा है, आप गूगल करके देख लेना। एक कश्मीर की साइट थी, हाँ, वहाँ पर एक मैन की बॉडी थी, बॉडी ऑफ मैन, साथ में एक डॉग बरीड मिला। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि लोगों डोमेस्टिकेशन भी करते थे एनिमल्स का। जैसे डॉग हो गया, इसमें जो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिकेशन किया गया है वो डॉग का किया गया है, सिप का किया गया है, और गॉट का किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारे एविडेंस मिले जहाँ पर बहुत सारे आदमियों की हड्डी, वहीं पर आपको डॉग की हड्डी देखने को मिली है। अब ऐसा नहीं कि दोनों साथ में मरते थे, ऐसा हो गया कि मालिक मर गया फिर उसका कुत्ता मर गया तो बाद में उसको दफना दिया गया है वो। ठीक है, वो सारी चीज़ें, मतलब यहाँ से क्या, यहाँ से देखो एक ही जगह डॉग और एनिमल, मतलब अब हमें कोई बताने तो आ रहा नहीं है कि डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था, लेकिन हम अपना अनुमान लगाते हैं कि वहीं पर हमें ह्यूमन की हड्डी मिलती है, वहीं पे हमें डॉग की, और एक जगह से नहीं कई जगह से, तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं लगाव था लोगों का। ठीक है, तो लोगों उस वक्त भी डोमेस्टिकेशन, हम इस चीज़ से ही अनुमान लगाते हैं कि हाँ डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। अब लोग बाग पहले कच्चा खाना खाते थे, मार के ऐसे ही खा लेते थे। अब धीरे धीरे लोग बाग खाने को पकाने लग गए, कुक करने लग गए। और जब कुक करने लग गए तो उसको रखने के लिए उन्होंने कुछ बनाया, तो मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए। ठीक है, तो यहाँ से हमें पोट्री का भी एविडेंस मिलता है। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि किस एज से हमें पोट्री का एविडेंस मिलता है, तो नियोलिथिक एज से हमें पोट्री का एविडेंस देखने को मिलता है। जो फर्स्ट अपीयरेंस हुई है पोट्री, वो कहाँ पर हुई है, नियोलिथिक एज में हुई है, ध्यान रखना। कहाँ पर हुई है, नियोलिथिक एज में हुई है। बेसिकली नियोलिथिक एज आते आते क्या होने लग गया, एक सेटल्ड सोसाइटी का शुरुआत होने लगा है। उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज एक तरह से बर्बरता पे ध्यान दे रही थी। मतलब कि बहुत सारे लोगों को सताया जा रहा था। हमारा भारत एक उसका उदाहरण बना, जहाँ पर उन्होंने सभ्यता सिखाई, लोगों को जीने के तरीके सिखाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सेटल्ड अर्बन सोसाइटी का जन्म हुआ, जो कि हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। अर्बन इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरुआत होती है, बहुत सारी चीज़ें। सेटल्ड सोसाइटी की शुरुआत नियोलिथिक एज से ही हुई। लोग मिट्टी के बने हुए गोल और रेक्टेंगुलर घर में रहने लगे, कभी अगर पेपर में पूछे तो। ये सारी चीज़ें हमारा जो ट्रांजिशन है देखा, पहले हमने पैलियोलिथिक, फिर मीसोलिथिक, नियोलिथिक। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं आपको उतना ही कराने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर नियोलिथिक है, थोड़ा सा कैलकोलिथिक एज के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कल से हम ब्रोंज एज स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, इससे इसके बाद जो नियोलिथिक के बाद यहाँ तक लोगों को जो समझ थी, सिर्फ स्टोन की समझ थी, पत्थर की समझ थी, पत्थर उस वक्त था। लेकिन
हमारा यहाँ पर 2000 BC से लेके जस्ट बेटा सेकेंड 2000 BC से लेके 500 BC तक का अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो यहाँ पर लोगों को समझ होने लग गई। कैल्कोलिथिक एज बोला जाता है उसे, कैल्कोलिथिक। अब कैल्कोलिथिक से आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पर ये कैलकुलेटिक नोट डाउन करना, ठीक है। एक कॉल आ गया था, सॉरी। यहाँ पर कैलकुलेटिक का मतलब है यहाँ पर लोगों ने क्या किसको ढूंढ निकाला, कॉपर को ढूंढ निकाला और ब्रॉन्ज को ढूंढ निकाला। किसको निकाला, कॉपर को और ब्रॉन्ज को ढूंढ निकाला। अब जो अपने वो हथियार बनाने लगे ना, पहले तो स्टोन के बना रहे थे, अब कॉपर के और ब्रॉन्ज के बनाने लग गए, जिसमें एक्स मतलब कुल्हाड़ी हो गई आपकी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ थे, फिशिंग हुक्स थे आपके। इतना पेपर में बहुत रेयर पूछता है, इतना टफ जाके। फिशिंग हुक्स हो गए, चीजल जिसको छेनी बोला जाता है, चीजल्स, नाइफ्स, इन सब का आविष्कार हो गया क्योंकि हमारे पास इन लोगों ने क्या ढूंढ निकाला था, कॉपर और ब्रॉन्ज का खोज हो गया था। तो इस टाइम पीरियड को कैलकोलिथिक एज भी आपका कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे जो घर बने थे ज़्यादातर जो कैलकोलिथिक एज में, वो पत्थर के, ईंटों के बने हुए थे, ये ध्यान रखना। एक और टाइम पीरियड है वो और ध्यान रखना, जिसको हम मेगालिथिक बोलते हैं, मेगालिथिक। बस मैं इसे समझाऊंगा, आप नोट डाउन कर लेना। देखो, मेगालिथिक पीरियड जो मेरा कंसिडर किया जाता है 1000 BC से लेके 500 BC तक, जो मेरा टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है वो मेगालिथिक पीरियड कंसिडर किया जाता है। अब मेगालिथिक, मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा, बिग, और लिथिक का मतलब तो आप सभी को पता ही है, क्या होता है, स्टोन होता है। पहले, अब क्या होने लगे, पहले तो देखो जो स्टोन का यूज होता था वो किस पे डिपेंड था, मतलब वो ज़्यादातर आपके टूल्स वगैरह के लिए जो यूज किया जाता है स्टोन का। लेकिन मेगालिथिक पीरियड में देखना होगा कि एक एक बड़े बड़े पत्थर का, सिर्फ एक पत्थर का आपको लोग बुरियल्स बनाने का, समाधि बनाने का काम करने यूज में लाने लग गए इसको, बुरियल्स, मेमोरियल्स बनाने के लिए इसका यूज करने लग गए। तो मेगालिथिक का मतलब क्या है, मेगा का मतलब बड़ा है, लिथिक का मतलब स्टोन है, ठीक है। बड़े बड़े स्टोन का बुरियल्स बनाने शुरू हो गया, मेमोरियल्स बनाना शुरू हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ज़्यादातर ये जो बनाए जाते थे वो एक सिंगल लार्ज स्टोन से बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये आपका मेगालिथिक पीरियड है। अब यहाँ पर हमारा जो एक तरह से इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें थी वो हमने देख ली। अब हमारा जो स्टोन एज था वो खत्म हो गया। अभी MTS 2024 में स्टोन एज से 3 सवाल बने थे, ठीक है। अब वो कौन कौन से सवाल थे, एक तो था लिटरल मीनिंग, ये सारे MTS 2024 के PYQ हैं। हम क्या करेंगे, एक टॉपिक करेंगे, मतलब टॉपिक वाइज कर रहे हैं, पहले टॉपिक करेंगे, फिर MTS 2024 में उससे जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर MTS 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि मेगालिथ का मतलब क्या है। तो देखो बहुत आसान है, लिथ का मतलब आपको अब तो पता चली गया है ना, स्टोन है, और मेगा का मतलब बिग है। तो इसका आंसर तो बहुत आसान हो गया आपके लिए लगाना। उसके बाद यहाँ पर है, जस्ट वेट अ सेकेंड। द वर्ड मेगालिथ कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, मेगाज मीन्स ग्रेट एंड लिथाज मीन्स स्टोन। ये किस वर्ड से यहाँ पर ड्राइव किया गया है, तो मेगालिथ जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। ये मैंने आपको नहीं बताया था, इसे नोट डाउन कर लेना। उसके बाद थर्ड और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है MTS 2024 में, द मेगालिथ साइट इज अ साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। देखो, बेसिकली ये पूछा जा रहा है, एक मेगालिथिक साइट थी, ठीक है, जो कि घोड़ रिवर के किनारे पे थी, और घोड़ रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो एक ध्यान रखना, ईमान गांव करके है, और ये कहाँ पर थी, महाराष्ट्र में थी। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, महाराष्ट्र सही हो जाएगा। हाँ सॉरी, इमाम इनाम गांव यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये जो लेक्चर है ये ख़त्म होता है आज का। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। 2-4 लेक्चर देखो, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इन लेक्चर्स के पीछे कितनी मेहनत है। आपको लेक्चर कैसा लगा, कोई सुझाव, कोई पॉजिटिव फीडबैक, जैसी भी आपकी फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आपकी पॉजिटिव फीडबैक होती है, तो मैं और मेहनत करने का मन करता है, ठीक है। बाद बाकी का यार देखो, नोट्स की बात कर लेते हैं, नोट्स आपको कैसे एक्सेस होगा। देखो, नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, पहली बात तो आप खुद बना सकते हो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो हमने एक PDF का ग्रुप बनाया है, ठीक है। वो 199 का है। उसमें क्या होता है, जैसे आज ये लेक्चर आया, ये हमारे जो लेक्चर जनरली आएंगे 10 बजे आएंगे, तो हम ट्राई करते हैं कि 9:30 बजे तक वहाँ पर जो भी हमारा लेक्चर जा रहा है उसकी हम PDF डाल सकें। अभी जैसे देखो, हमने कंप्लीट स्टैटिक जीके खत्म की है 22 लेक्चर में। तो पहले तो हम जब लेक्चर करते थे
उस लेक्चर की पीडीएफ लेक्चर आने से पहले डाल देते थे, हिंदी में अलग डाल देते थे, इंग्लिश में अलग डाल देते थे। अभी जब हमारी स्टैटिक जीके खत्म हो गई तो हमने सभी लेक्चर्स की पीडीएफ को एक जगह कंपाइल करके हिंदी में अलग कंपाइल किया, इंग्लिश में अलग कंपाइल किए, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं उनको हमने डाल दिया है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो पीडीएफ से पढ़ सकते हो, निकलवाना चाहते हो तो निकलवा भी सकते हो। अभी अगर आप ये 199 में पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, सारी जो स्टैटिक जीके की क्लासेस की हैं उसके तो आपको मिलेंगे ही नोट्स। अभी हम हिस्ट्री करने वाले हैं तो कंप्लीट हिस्ट्री के जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं सभी की पीडीएफ मिलेगी, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। उसके बाद जितना भी मैं आपको अर्जुन बैच में कराने वाला हूँ, चाहे वो हमारा कंप्लीट जीके करेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ करने वाले हैं, सभी लेक्चर, सभी सब्जेक्ट के सभी लेक्चर्स के टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगी, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग पीडीएफ मिल जाएगी। और एक बार हमारा कोई सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो उसकी एक जगह कंपाइल करके भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ज्वाइन होने के लिए कुछ नहीं करना, इस नंबर पर मैसेज करना, आपको एक क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा। आप मैसेज कर दो कि आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है, क्यूआर कोड सेंड कर दो, तो आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर पे कर दो 199 और स्क्रीनशॉट भेज दो, और विद इन 24 आवर्स आपको पीडीएफ पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब 199 देखो बहुत सारे बच्चे हो सकता है अफोर्ड ना कर पाएँ, तो पहली बात तो प्राइस इतनी कम रखी गई है कि बहुत ही कम की रखी गई है। टोटल 7-8 सब्जेक्ट हम करेंगे, 7-8 के ज़्यादा ही सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, और हर सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिलेगी, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। तो अगर देखा जाए तो एक सब्जेक्ट की आपको 20 रुपये से भी कम में मिलेगी। अगर जैसे अभी हमने स्टैटिक जीके में 22 लेक्चर कराए, तो एक लेक्चर की पीडीएफ अगर आप हिसाब लगाओ तो आपको कितने में पड़ी, 1 रुपये से भी कम में पड़ी। अभी जैसे हिस्ट्री में आपको, जैसे हिस्ट्री एक सब्जेक्ट की आपको 20 रुपये की समथिंग पड़ेगी, हिस्ट्री में टोटल मैं 26 लेक्चर कराऊंगा, तो एक लेक्चर की पीडीएफ आपको 1 रुपये से भी कम में पड़ेगी। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कम कर सकता हूँ, आप बस वो बता दो। पूरा लेक्चर फ्री है भाई, आप यकीन नहीं करोगे, ऑफिस से आने के 4-4 घंटे बाद तक, रात में 2-2 बजे तक, 12-12, 3-3 बजे तक मैं लगा रहता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ ये कंटेंट बनाने में, ये पीपीटी बनाने में, मजाक बात नहीं है। और मेरा इतना कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता कि मैं किसी और से ये काम करवा पाऊँ, सारी चीज़ें सिंगल हैंडेडली हैंडल कर रहा हूँ, और इस कंटेंट में कोई कमी नहीं है। आपको कोई पेड में, अगर आप 99, 1000, 2000 किसी का बैच भी लेते हैं ना, मे बी वो भी इतनी मेहनत नहीं करते होंगे जितनी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। बस अब आप दिल लगा के पढ़ लो। आपसे मुलाकात होगी सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।